चलो सबसे पहले हम लोग आज चालू करते हैं त्रिभुज अध्याय यानी चैप्टर 6। समझ में, कल समांतर श्रेणी खत्म हो गया था। आज हम लोग चालू करते हैं त्रिभुज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा भी चैप्टर है और इससे बहुत तुम लोगों के क्लास 10 के एग्जाम में बहुत अच्छा आता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर त्रिभुज है क्या। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का फार्मूला देखे, परिभाषा देखते हैं कि त्रिभुज का फार्मूला क्या, परिभाषा क्या है। त्रिभुज हम लोग कहते हैं किसको, ठीक ना। तो त्रिभुज जो है, लेकिन तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के को हम लोग इस द्वारा भी सूचित करते हैं। यानी देखो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को हम लोग इस तरह सिंबल देके हम लोग सूचित करते हैं। यानी इस तरह, इससे भी हम लोग त्रिभुज को दर्शा सकते हैं। समझ में, इसीलिए लिखे कि त्रिभुज को इससे भी इसके द्वारा भी सूचित किया जाता है। देखो, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति, ठीक ना, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, इसका क्या मतलब होता है? सरल का मतलब ये, ठीक। अब अगर हम कहें कि इस तरह का दे लेते हैं और तीन गो रेखा और इस तरह का, बोलो ये त्रिभुज, ये हुआ क्या त्रिभुज, ठीक ना। इसीलिए लिखे सरल का मतलब होता है सीधा, यानी तीन रेखा होना चाहिए और सरल होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए। मान लेते तीन सरल रेखा दे दिए, बोलो ये त्रिभुज हुआ क्या? समझ में आया? तो ये सरल रेखा तो होना ही चाहिए और बंद रेखा भी होना चाहिए। यही त्रिभुज का एक हम लोग साधारणतया यही जानते हैं इसका परिभाषा। यानी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हो गया त्रिभुज का सरल रेखा, तीन सरल रेखा, और ये बंद आकृति भी है। समझ में आया? अब ये हो गया त्रिभुज का परिभाषा, यानी तीन सरल रेखाओं से। यानी त्रिभुज है क्या चीज? तो त्रिभुज वो चीज है जिसमें तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई और बंद आकृति हो, उसको हम त्रिभुज बोलेंगे। समझ में? जैसे ए, बी और सी, ये है रेखा। इसका हम इसमें लिख सकते हैं कि ए और बी क्या है? एक रेखा है इसका। उसी तरह बी और सी भी है रेखा, बी और सी, और ए और सी, ए और सी ये भी रेखा है। समझ में? अब ये तो हो गया रेखा के बारे में और त्रिभुज के बारे में। यानी तीन सरल बंद रेखाओं से, तीन सरल बंद रेखाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज में और क्या क्या होता है? तो त्रिभुज में तीन कोण होता है, याद रखना। समझ में? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये हो गया, इसको हम लोग ए दिए हैं, यानी इसको कोण ए बोलेंगे, इसको कोण बी बोलेंगे, फिर इसको कोण सी बोलेंगे। अब कोण को दर्शाते क्या है? तो कोण को इससे दर्शाते हैं, इसको, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, अब एकदम बेसिक, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोण को भी नहीं जानते हैं, ठीक है। इसको कोण से, इसको हम इससे दर्शाते हैं, और इसमें जो है ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया और ये भी कोण हो गया। अब देखो, अब कहता है ये तो कोण हो गया, त्रिभुज में कोण कितना हुआ? तो तीन हुआ, एक कोण ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये कोण हो गया और तीन कोण हुआ। अब तीनों कोण का कितना मान होता? बोलो 180। तो यहां लिखे हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता। कौन कौन कौन? तो यहां हम दर्शाए हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यही होता तीनों कोण। समझ में? 180। अब
तीनों कोण का मान हो गया 180, तो एक कोण का मान कितना होगा बोलो बताओ। त्रिभुज के 3 कोण का मान 180, तो एक कोण का मान कितना 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग 180 में जितना भुजा उतना से भाग दे दो कोण निकल जाएगा। तो 3 भुजा तो 3 से भाग दे दो, 3 छक 18, 60 डिग्री। यानी त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री करके होता है। समझ में आया? इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी लिखे, ये त्रिभुज का कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये है, या इससे हम लोग त्रिभुज का कोण निकाल सकते हैं, या फिर इससे हम लोग त्रिभुज का भुजा भी निकाल सकते हैं। समझ में? जैसे अगर कभी क्वेश्चन रहे कि 3 भुजाओं वाले, ठीक ना, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज का एक कोण कितना होगा, समझ में, या फिर कोण कितना होगा, तो भुजा का क्या दिया है, 3 भुजा है ना, ठीक ना, तो यहां क्या लिखे n-2 गुना 180 डिग्री। तो भुजा का यहाँ 3 का रहा, तो भुजा की जगह पे 3 रखो, 3 - 2 गुना 180, 3 - 2 गुना कितना हो जाएगा 1 गुना 180, ये हो गया। अगर 3 भुजा वाला त्रिभुज है उसका तीनों कोण का मान कितना हो गया 180। n का देखो यहाँ n लिखे हैं भुजाओं की संख्या, जहां इसमें n भुजा की संख्या, अगर हमको भुजा दिया हुआ रहे उसके द्वारा हम कोण निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 दिया, मान लेते हैं यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक ना, तो हमको इसका कोण निकालना रहे, यानी क्या हो गया 5 भुजा हो गया, तो ये पंचभुज हो जाएगा, ठीक ना। इसका कोण निकालना रहे तो हम यहाँ 3 के जगह पे 5 बैठा देंगे, जहाँ n है, यहाँ n बराबर क्या हो गया, ये n बराबर 5 हो गया, इस पे हम बैठा देंगे, तो n-2 गुना 180, तो 5 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, तो अब 18 दिया 54, 554 डिग्री। अगर किसी पंचभुज में, यानी जिसका 5 भुजा होता है, ये त्रिभुज का बात नहीं कर रहे, ये फार्मूला का अभी थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक ना। अगर ये किसी ऐसा पंचभुज है जिसमें 5 भुजा है, उसको पंचभुज बोलते हैं, 5 भुजा है, उसका अगर हम कोण निकालना चाहे तो उसका 540 डिग्री कोण हो जाएगा। समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब कभी तुम लोगों को अगर कोण दिया रहे, ठीक ना, उससे हम लोगों को भुजा कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर कोण दिया रहे तो कोण के जगह हम लोग कितना मान लेते हैं 60 रहे, कोण मान लेते हैं 60 है, ठीक ना। तो इससे अगर हम लोगों को तो यहाँ भुजा निकालना, तो ये n हो जाएगा, ठीक। इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बोलो, 6 तिया 18 30, ठीक, ये हो गया। और n-2 गुना 30 बराबर, यहां तो अभी कुछ नहीं है, एक भी दे सकते हैं, इससे नहीं निकलेगा, वो बाद में एक और फॉर्मूला आता है, उससे उसके बताएंगे तुम लोगों को, जब कोण दिया रहता तो फिर हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे। बस सेम यही सब फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे बाद में, पहले अभी त्रिभुज के बारे में समझिए। चलो अब है ये नियम है समरूपता के नियम। त्रिभुज में हम लोग 10वां में समरूपता का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में, कि समरूपता का नियम क्या है। कहा था संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक ना। कहा था किसी भी त्रिभुज के, देखो सबसे पहले समरूपता क्या है, समरूपता का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है बराबर, ठीक ना, सम का मतलब बराबर, ठीक। और रूपता का क्या मतलब होता है, रूपता का मतलब रूप या साइज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। यही इसका मतलब हो गया जिसका सम यानी रूपता, जिसका रूप यानी साइज बराबर होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे समरूपता। समझ में? तो यहां लिखा है समरूपता के लिए क्या क्या शर्त है, कैसे हम समरूपता बोलेंगे, हाँ ये समरूपता है, ये समरूप है या फिर बराबर है। तो सबसे पहले है उसके लिए शर्त संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण का मतलब होता है इसका जो संगत कोण, अभी बताएंगे नीचे यहाँ लिखे हैं, ठीक ना। इसीलिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात किसको बोलते हैं, जैसे 8/10, इसी को अनुपात बोलते हैं, इसको हम 8:10 भी लिख सकते हैं, इसी को। कहा था संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 2 त्रिभुज लिए,
ए बी सी और पी क्यू आर, समझ में। इसका ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है 40 डिग्री, ये कोण है 80 डिग्री, इसका ये कोण है 80 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री। अब यहां देखो क्या कहता है, कोण ए, ठीक, इसका बराबर है कोण क्यू, समझ में। इसका कोण क्यू कौन है, ये, समझ में। कहता ये संगत, यानी ये और ये यहां बराबर है। तो बराबर कैसे है, क्योंकि ये भी कोण 60 डिग्री है, ये भी कोण 60 डिग्री, इसलिए लिख दिए कोण ए बराबर कोण क्यू, कितना है, बराबर है, तो कितना है, तो 60 डिग्री। फिर लिए कोण बी बराबर कोण पी, यानी कोण बी कहां है, ये कोण बी बराबर है कोण किसके, पी के, ये भी 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण, समझ में। फिर तो कितना 40 डिग्री है, यहां लिख दिए। कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी कितना, ये है, यहां कोण आर ये है, समझ में। ये कोण 80 डिग्री है, ये भी कोण 80 डिग्री है, तो बराबर हुआ, इसलिए लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर 80 डिग्री, समझ में आया। अब तो ये हो गया कोण, यानी त्रिभुज का एक शर्त का ये पालन कर रहा है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। यहां है संगत कोण बराबर, समझ में। इसमें से एक भी कोण मान लेते हैं, अगर ये 40 डिग्री है, ये यहाँ 50 डिग्री हो जाता, तो क्या बोलो, ये संगत कोण बराबर होता, बोलो ये दोनों बराबर होता, नहीं होता, समझ में। यहाँ 40 डिग्री है, इसलिए ये संगत कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये हो गया एक शर्त, ठीक ना। अब दूसरा शर्त है, कहता है दूसरा शर्त, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, समझ में। अब देखो, ए बी अनुपात पी क्यू पी आर, ए बी अनुपात पी आर, ए बी कौन है, ये ए और बी, ये, और पी और आर, पी और आर कौन है, ये, ठीक, पी और आर। अब देखो ये कितना है, 2 है, ठीक, ए बी, और पी आर कितना है, 4 है, 2/4, इसको कटेगा, कटा दो, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी 1/2। हम पहले इसलिए लिख के रखें कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, ताकि शॉर्ट देख लें। अब ये हो गया 1/2। अब देखो दूसरा, अब ये ए बी हो गया, यहाँ क्या होगा, बी सी होगा, समझ ना। हम ये भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं ए बी हुआ तो हम बी सी ही लेंगे। तो चलो हम बी सी लेते हैं, यानी बी सी, इसमें इसका संगत कौन होगा, इसमें बोले, इसमें पी और क्यू होगा संगत, यही ना। जब इसका ये और इसका ये संगत हुआ, तो इसका बी सी और इसका पी क्यू, यही ना संगत होगा, बोलो। तब बी सी कितना है, रखो 3 है, यहां हम 3 रखे हैं, और फिर P और Q कितना है, 6 है, 6 रख दिए हैं, ठीक। ये भी कटेगा, कटा देंगे, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका मान हुआ। बच कौन गया, A और C, इसमें R और Q, है ना। अब देखो ये कितना है, AC 4 है, और R और Q कितना है, 8 है, तो रख दिए AC के जगह पे 4 रख दिए, QR के जगह, देखो यहाँ QR लिखे या RQ लिखे, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखे, QR 8 लिखे, क्योंकि देखो हम QR लिखे या RQ लिखे, हम इस भुजा को दिखाना चाहते हैं कि ये भुजा 8 सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक। तो फिर ये हो गया 8, कटा दिए, 4 का 4 4 दूनी 8, 1/2। अब देखो इसका अनुपात क्या है, बराबर है कि नहीं, इसका भी अनुपात, इसका भी, सारे तीनों का अनुपात बराबर है कि नहीं, समझ में। जब ये बराबर हो जाता है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, यहां देखो लिखे, संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, समझ में आया। इसका जो है, यानी संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ये हो गया संगत कोण। अब ये हो गया संगत भुजा, इसका अनुपात आपस में बराबर है, समझ में। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बोलो, हम यहां बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC, इसका नाम है त्रिभुज ABC, समझ में। त्रिभुज ABC, देखो यहां त्रिभुज इससे दर्शाए हैं, इसको समरूप है, संगत कोण संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ठीक ना। इसीलिए यहां समरूपता लिखा, समरूपता का नियम है, इसीलिए ये समरूप है त्रिभुज PQR। PQR कौन है, PQR, समझ में, ये और ये समरूप है, ठीक। अतः यहां लिखेंगे सर्वागसम का अर्थ, देखो अब यहां सर्वागसम का अर्थ क्या होता है, बराबर होता है, बराबर या समान, समझ में, यही होता है सर्वागसम का अर्थ, समझ में। बोलो समरूपता या सर्वागसम तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, बोलो। बोलो समरूपता या सर्वागसम, समझी कि नहीं,
बोलो। देखो अब एक चीज और देख लो, ये सर्वागसम का अर्थ क्या होता है? बराबर या समान, समझ में। अब सर्वागसम का चिन्ह ये होता है, समझ में। सर्वागसम का चिन्ह दो सीधा डंडा दे देंगे या सीधा लकीर देंगे, उस पे एक ये समरूपता का चिन्ह लिखेंगे, समझ में। उसमें एक समरूपता का जो ऊपर में चिन्ह लिखेंगे, इसी को हम बोलेंगे सर्वागसम, समझ में। और ये हो गया समरूपता बोलो या समरूप बोलो, एक ही चीज है। ऐसे ये हो गया समरूप, समझ में। एक चीज और समझ लो, समरूपता और सर्वागसम। देखो समरूपता और सर्वागसम, मान लेते हैं हम एक बुक लेते हैं या कोई भी चीज, 1 लीटर का एक डब्बा लेते हैं, सेम साइज का लेंगे, 1 लीटर का डब्बा लेंगे हम। चलो अब यहां तुम देखो कि बोलो एकदम सेम साइज का है, 1 लीटर का डब्बा है, और एक ही चीज का, मान लेते हैं हम जब कोई चीज खरीदते हैं 1 लीटर का खरीदते हैं और एक ही चीज खरीदते हैं, मान लेते हैं हम शहद खरीदे 250 ग्राम का, अगर डाबर का शहद खरीदे तो बोलो अगर 250 ग्राम का 2 डब्बा खरीदेंगे तो बोलो उसमें कोई अंतर होगा है? क्योंकि दोनों में 250 ग्राम है, एक ही कंपनी का, दोनों जो स्टिकर उसमें होगा, स्टिकर से मतलब नहीं है, साइज का मतलब कर रहे हैं, यानी दोनों डब्बा एक समान होगा, इसी को बोलेंगे समरूपता या सर्वागसम, समझ में। यानी समान रूप रंग का एकदम बराबर होना चाहिए, जैसे यहां से यहां तक इसका लंबाई चौड़ाई हर चीज बराबर होना चाहिए, इसी को हम बोलेंगे समरूपता, यानी समान रूप का, ठीक ना। तो यही चीज है, समरूपता का चिन्ह ये होता है, सर्वागसम का चिन्ह ये होता है, याद रखना तुम लोग। समरूपता यानी एक दो नीचे इस तरह लकीर पे जब हम लोग इस समरूपता का चिन्ह देते हैं तब ये हो जाता जाके सर्वागसम। कोई दिक्कत? चलो अब ये हो गया त्रिभुज का बेसिक, और इसका समरूपता का क्या नियम है वो हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और है, अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर समरूप होता है त्रिभुज तो इसका नियम है कि आखिर ये भुजा भुजा बेसिस पे या भुजा कोण आधार पे होता है, किस शर्त पे समरूप होता है? भुजा भुजा के आधार पे होता है कि भुजा कोण के आधार पे, इस तरह वो है, वो आगे जब आएगा चैप्टर में तो वो बताएंगे। अब इसका मेन जो है फार्मूला कुछ होता है त्रिभुज का, वो हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक। चलो देखो, ये हम लोग त्रिभुज पे ऊपर जितना भी होना चाहिए, यानी त्रिभुज में तुम लोगों को जितना भी काम आएगा फार्मूला, लगभग ये टोटल फार्मूला है, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों को ब्रिज चैप्टर चालू होगा उसमें भी काम देगा, यानी हर पूरे गणित में ये काम देगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब तक देखो मैथ में जब तक फार्मूला नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, समझ में। जैसे आदमी आजकल जीने के लिए क्या चीज का जरूरी पड़ता है? पैसा का जरूरी पड़ता है, धन का जरूरी पड़ता है, समझ में। उसी तरह गणित को पढ़ने के लिए इस फार्मूला का जरूरी पड़ता है। तुम जहां भी जाओ, बिना तुम्हारे 1 टका 2 टका का आजकल कोई वैल्यू नहीं रहा, समझ में। उसी तरह गणित में बिना इसका तुम चल ही नहीं सकता। अगर ये तुमको पता नहीं, फार्मूला नहीं पता है, तो समझ लो कि गणित तुम गणित के लायक नहीं, समझ में। तो ये त्रिभुज का लगभग टोटल फार्मूला है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल अब उतना विशेष जब आएगा जहां क्वेश्चन वहां समझाएंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल एरिया, कोई भी वस्तु अगर जो क्षेत्र घेर रहा है, जगह को घेरा हुआ है, उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे, समझ में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे इस भाषा में, आधार को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, समझ में। तो तुम लोग शॉर्ट में इसको ये भी याद रख सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल का एरिया बराबर हाफ गुना बी गुना एच, समझ में। ये और ये दोनों एक ही है, ये लिख दिए हैं तुम लोगों को, और ये इसका सिंबॉलिक रूप में लिख दिए, समझ में। देखो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बस 2-3 हर एक चीज का 2-3 है। तुम लोग चाहो तो 1-2 बार इसको रिवाइज कर लो, बाकी 1-2 बार इसको बिना देखे लिखने का कोशिश करो तो याद हो जाएगा। त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल हो गया हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ गुना बी गुना एच। अब क्या बचा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है हीरोइन का सूत्र है, तुम लोग पढ़ा होगा 7-8 में, ठीक ना। तो उसका है ये रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
अब एस क्या चीज है यहाँ, तो एस है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी क्या है, ए बी त्रिभुज का क्या है, भुजा, समझ में, त्रिभुज का तीनों भुजा के जोड़ के 2 से भाग दे तो यही एस है। ये है एस का फॉर्मूला, समझ में, यहाँ ए है, फिर ये वाला ए है, बी है ये वाला, और सी है ये वाला, समझ में। ये हो गया हीरोइन वाला सूत्र पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है यहाँ एस है, ये तो हो गया त्रिभुज का परिमिति। अब देखो त्रिभुज का परिमिति इसी से, यानी इसको कोना कोनी गुना कर दो, समझ में, 2 गुना एस, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। तो त्रिभुज का परिमिति ये हो गया। अब देखो ये 3 चीज तुमको याद करना है, किसमें बोलो, यही 3 चीज आप लोगों को याद करना है त्रिभुज में। बोलो बहुत भारी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक ना। और एक चीज 2 चीज थोड़ा थोड़ा और रखना है त्रिभुज का याद, फॉर्मूला जो बताएंगे वो अब जब चैप्टर चालू होगा जहां जहां जैसे आएगा वो बताते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं समबाहु त्रिभुज, समझ में। समबाहु त्रिभुज को थोड़ा सा जान लो। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समझ में। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, ठीक ना, गुना भुजा स्क्वायर। इसको इस तरह में यही को इसको इसी को इसको यहाँ भुजा स्क्वायर लिखें, यहाँ √3/4 भुजा ए स्क्वायर। ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ भुजा, समझ में। त्रिभुज को जब बनाते हैं तो उसको हम भुजा को ए भी लिखते हैं, यानी ए को भुजा को ए से सूचित करते हैं। तो वही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो ये याद रखो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या √3/4 ए स्क्वायर, समझ में। ए यहाँ भुजा है। समबाहु त्रिभुज का परिमिति यानी परिमाप या परिमिति, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3 गुना भुजा गुना, ठीक, 3 गुना भुजा यानी 3a, ए यहाँ भुजा है, समझ में। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या याद रखना पड़ेगा, 2 चीज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बहुत भारी तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3a या 3 गुना भुजा, समझ में। बस रोज इसको एक बार 2 बार देखना है। इसको कहीं आप लोग जो है एक बढ़िया सा साफ सुथरा पेज में लिख के जहां पढ़ता है बस वहां लगा दो, रोज 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहो, ये याद हो जाएगा, समझ में। अगला है चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। चतुर्भुज जिसका 4 भुजा, चतुर्भुज, ठीक ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, यानी इसको ऐसे सिंबॉलिक में b गुना h, b को आधार h को ऊंचाई, b गुना h, समझ में। ये दोनों एक ही चीज है। अगला चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर यहाँ है चतुर्भुज 2 क्षेत्रफल होता है इसका, एक हाफ गुना एक विकर्ण। अगर इसका देखो अब आधार और ऊंचाई नहीं हो, अगर विकर्ण दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो हाफ गुना एक विकर्ण गुना संगत सम्मुख शीर्षलंबों का योगफल। अगर विकर्ण और शीर्षलंब का योग शीर्षलंब दिया हुआ 2 शीर्षलंब, तो दोनों को जोड़ के विकर्ण से गुना कर देंगे तो भी इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला बोलो, इसमें भी 2 ही चीज याद करना है। अगला समांतर चतुर्भुज, समांतर का क्या मतलब, जिसका समांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा क्या समान, समझ में। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना समांतर आधार का योग गुना ऊंचाई, समझ में। हाफ गुना समांतर आधार यानी जो आमने सामने का आधार होगा, जो समान आधार होगा उसका योग गुना ऊंचाई, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला है समांतर चतुर्भुज का परिमिति, इसमें भी वही 2 चीज याद रखना है, समझ में। समांतर चतुर्भुज का परिमिति 2 गुना आसन्न भुजाओं का योगफल, ठीक है। सही है। समांतर चतुर्भुज का परिमिति में क्या करना है, 2 गुना आसन्न भुजाओं का योगफल। आसन्न का क्या मतलब होता है, आसन्न मतलब आमने सामने, समझ में आया। 2 गुना आसन, ये इसका आमने सामने ये है, इसका आमने सामने ये है, तो 2 गुना आसन भुजाओं का योगफल, समझ में। फिर है समचतुर्भुज। अब आ गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर 2 विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, समचतुर्भुज में, तो उसको 2 विकर्णों को गुना कर दो, समझ में आया। यानी यहां देखो लिखे d1 गुना d2 और उसको 2 से भाग दे दो, समझ में। यही हो गया तुम्हारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब समचतुर्भुज का परिमिति
देखो ज्यादातर का क्या दिया हुआ है, या तो क्षेत्रफल या परिमिति, यही दो चीज दिया हुआ। किसी का एक आध तो फिर भुजा वगैरह या फिर विकर्ण, यही दो या तीन, ज्यादातर दो, किसी का तीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। कहां बताइए, समचतुर्भुज का परिमिति 4 गुना भुजा, समझ में। समचतुर्भुज को अगर परिमिति निकालना है तो भुजा को 4 से गुना कर दो, इसका परिमिति निकले, परिमिति यानी परिधि। अब है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समझ लो। इसको सिंबॉलिक में लिख दिए हैं, हाफ गुना a प्लस बी गुना एच, यानी समांतर भुजा, एक भुजा को a मानेंगे, दूसरा को b, a रहेगा b रहेगा, उसके बाद उसका ऊंचाई h होगा तो उसको गुना कर दो, यानी समांतर भुजा को जोड़ के ऊंचाई से गुना करके 2 से भाग दे दो, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अगला आयत, ये सब तो बचपन से पढ़े होंगे, ये सब तो बहुत ज्यादा याद होगा, ठीक ना। थोड़ा नहीं याद है तो वो अपना दिमाग में रखने के लिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में लिखे, उतना लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ याद रखना है। लंबाई गुना चौड़ाई है एल गुना बी भी बोलते हैं हम लोग, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। आयत का परिमिति 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ में। फिर आयत का लंबाई, अब देखो कभी कभार क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ एक लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ तो उससे हम लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल सकते हैं। तो आयत का लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक। फिर आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई। फिर आयत का विकर्ण, ठीक, लंबाई पे स्क्वायर प्लस चौड़ाई पे स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे तो ये आयत का विकर्ण निकल जाएगा, समझ में। आयत का अगर विकर्ण निकालना रहे तो लंबाई पे स्क्वायर करके चौड़ाई पे स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट कर दो तो आयत का विकर्ण निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब आ गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, समझ में। वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा चारों बराबर है तो एक भुजा लो या चारों भुजा लो, बात एक ही है। एक भुजा लेके उसको स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, यहां देखना कभी कभार ए भी लिखता है 4 गुना, यानी ए स्क्वायर, क्षेत्रफल वर्ग का ए स्क्वायर और परिमाप 4 गुना भुजा, यानी भुजा भी वही ए है, या ए लिखो या भुजा लिखो, बात एक ही है। तो 4 गुना भुजा इसका परिमाप हो गया। अब वर्ग का भुजा, कभी क्षेत्रफल दिया रहे और वर्ग का भुजा कहे तो क्षेत्रफल का रूट कर दो, सिर्फ निकल गया क्षेत्रफल। अब एक चीज है वर्ग का विकर्ण, बोलो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, ये होता है, समझ में। यही चीज छूटा था, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, समझ में। √2 को भुजा से गुना कर दो, अगर वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए कहता है तो ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, समझ में। तो ये था त्रिभुज का बेसिक फार्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बिना त्रिभुज कहीं ना कहीं या तो समझ में नहीं आएगा या फिर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, समझ में, या तो बनेगा ही नहीं। तो ये त्रिभुज का फार्मूला, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को तैयारी करना है। उसके बाद कल से हम लोग चलेंगे त्रिभुज एक्सरसाइज पर। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज का बेसिक फार्मूला देखे सभी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस इस फार्मूला को आप थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से सीरियस होके इसको याद कर लीजिए तो आपको गणित बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप जैसे जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धन का जरूरी पड़ता है, तो आपको अगर अच्छा पढ़ना लिखना है, इसके लिए आपको ये चीज ही आपके लिए धन है, समझ में। तो आपको जीवन यापन करने के लिए जिस तरह का धन का जरूरी पड़ता, धन का आप लोगों को साथ लेके चलते तभी जीवन का वैल्यू और जीवन जीने का आनंद होता है। उसी प्रकार के गणित में ये फार्मूला है जो है मूल मंत्र है।
और इस फार्मूला को आपको याद करना ही होगा। देखिए इस फार्मूला में याद करने का कुछ है नहीं, बहुत आसान है। किसी का 2 है, जैसे त्रिभुज का है तो 2 फार्मूला है, या 3 है, किसी का 2 है, तो बस ये आराम से। और हम इसको टॉपिक वाइज देखें, यानी समांतर चतुर्भुज का अलग, चतुर्भुज का अलग, त्रिभुज का अलग, वर्ग का अलग, आयत का अलग, इस तरह अलग अलग करके लिखा दिए हैं, तो इससे जो है याद करने में आसानी होगा। तो उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा आपसे क्या बोलेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, और यही मैं बार बार बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन संस्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सारे क्लास 10th का सारा चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा के रखे हुए हैं, कराए गए हैं, और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा से। कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी का इशू हो सकता है, तो ये सब थोड़ा सा नज़रअंदाज करके तो बहुत ही अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन जो भी आया हुआ क्वेश्चन बैंक में 2022 में, हाँ 23 से लेके लगभग 12-13 तक का सारा क्वेश्चन करा के रखे हैं। आप लोग उसको भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक भी शेयर करिए जिसको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है, और आप लोग भी उसका लाभ उठाइए और अच्छी से तैयारी करिए, ताकि आप लोग का भविष्य अच्छा हो, आप लोग ज़्यादा से नंबर ला सके और आप लोग का हौसला बुलंद हो। जब तैयारी अच्छा रहता है दोस्तों, तभी जाके हौसला बुलंद होता, तभी पढ़ने में भी मन लगता है। ठीक, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चैप्टर बाय चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का सभी चैप्टर का सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ, तो इसको आप जरूर से देखिए। बस इतने सब मैं बोलना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और मस्ती से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक्स।